गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और डियर फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12th ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस अध्याय के भाग 1 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय में इस वीडियो क्लास में इस अध्याय से जुड़े हुए निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद दूसरा बिंदु रहेगा हमारा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कौन सा है, किन किन विषय क्षेत्रों में मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तीसरा बिंदु रहेगा इस क्लास में मानव का प्राकृतिकरण। मानव किस प्रकार से प्रकृति ने मानव को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया है, या मानव किस प्रकार से प्रकृति का दास या प्रकृति का सेवक बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगला बिंदु रहेगा मानव ने प्रकृति का किस प्रकार से मानवीयकरण किया है। इसी क्लास में हम इन मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण बिंदुओं के तहत नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा जो प्रकृति को मानव पर हावी मानती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण बिंदु के तहत ही दूसरी प्रमुख विचारधारा है संभववाद। संभववाद कहता है सब कुछ संभव है। मानव अपनी इच्छा शक्ति, अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल के माध्यम से प्रकृति में रहकर कुछ भी कर सकता है जो वह चाहे। इन्हीं दो विचारधाराओं के फलस्वरूप तीसरी विचारधारा जो इन दोनों विचारधाराओं के मध्य का मार्ग निकालती है, उस तीसरी विचारधारा का जन्म हुआ जो है नियतिवाद, नवनियतिवाद या नव निश्चयवाद। तो इन विचारधाराओं और इन बिंदुओं का आज के इस वीडियो क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल की प्रकृति में हम देखते हैं पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित भूदृश्य हमें देखने को मिलते हैं, या पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित भूदृश्य दिखाई देते हैं, जैसे फैक्ट्री, मकान, घर, सड़क इत्यादि, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है कि मानव ने किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया है। उन सभी संरचनाओं का निर्माण करने में मानव ने प्रकृति के साथ किस प्रकार का दोहन किया है, प्रकृति के साथ किस प्रकार का सामंजस्य किया है, और किस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में रहकर उन सभी मानव निर्मित भूदृश्यों का निर्माण किया है। इन सभी बातों का अध्ययन हम मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानव भूगोल जो है, उस मानव भूगोल की विषय की जो प्रकृति है, उस विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप, मानव जो भी कार्य करता है वह क्रियाकलाप ही विषय के प्रकृति के का केंद्रीय बिंदु है। अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप होते हैं। आगे देखते हैं मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ। मानव भूगोल के अंतर्गत हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं, यह भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप जो भी है उनका विकास कहाँ पर हुआ, यानी किस प्रकार के स्थान पर हुआ, किस प्रकार की परिस्थिति में हुआ, किस प्रकार के वातावरण में हुआ, तथा उन निर्माणों का, उन भूदृश्यों का निर्माण कब हुआ और कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। इन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं या भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, तो वह मानव भूगोल के प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक,
सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव व भौतिक पर्यावरण की परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। अर्थात मानव भूगोल जो है, हमारा जो भूगोल की प्रथम शाखा भौतिक भूगोल है, उसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण आता है। तो मानव के चारों तरफ जो भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण में रहकर मानव निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण या सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य किस प्रकार की क्रिया होती है, किस प्रकार के अंतर संबंध स्थापित होते हैं, इन सब का अध्ययन हम भौतिक पर्यावरण की परस्पर क्रिया के द्वारा करते हैं कि उन मानव के क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव किस प्रकार से हुआ है और मानव का भौतिक पर्यावरण पर क्या क्या इफेक्ट हुआ है। यह सभी हम मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं, या यह इन सभी बातों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं व सांस्कृतिक पर्यावरण हमारे आसपास के भौतिक संसाधनों का उपयोग कर निर्मित किए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे घर, सड़क, बस, रेलवे, ट्रेन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक उपयोग में यूज आती है। इन सभी उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो है वह सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और यह सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण हमारे आसपास जो भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन भौतिक संसाधनों का उपयोग करके ही हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण निर्मित होता है। इस प्रकार मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण को वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है और भौतिक पर्यावरण द्वारा मानव को प्रभावित किया गया है। हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं, आदिकाल में मानव प्रकृति का दास था, मानव पर प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपने विकास स्तर को जैसे जैसे बढ़ाया, उस आधार पर भौतिक पर्यावरण ने मानव के क्रियाकलापों पर अत्यधिक प्रभाव डाला और साथ ही साथ मानव ने अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में रखकर करता है। मानव भूगोल जो है क्षेत्र विशेष के रूप में अलग अलग समय के दौरान मानव और वातावरण के जटिल जो संबंध है, या मानव और वातावरण के बीच जो भी जटिल प्रक्रियाएं हुई है, उन प्रक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को भौतिक पर्यावरण में केंद्र रूप में मानकर करता है। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं, मानव भूगोल की जो प्रकृति है वह प्रकृति मानव और भौतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करती है, और आपसी संबंधों का अध्ययन करने में मानव और मानव की क्रियाकलापों को केंद्र में रखकर इन सभी बातों का अध्ययन करती है। आगे देखते हैं हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वह कुछ बिंदुओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है जनसंख्या। जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करना मानव भूगोल का प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा बिंदु आता है इसके अंतर्गत प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि किसी भी स्थान विशेष पर मानव जहाँ निवास करता है वहाँ पर उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना होता है। तो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कैसे है, कहाँ पर वितरित है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, मानव ने भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करके अपने आसपास का सांस्कृतिक वातावरण कैसे निर्माण किया है, और वह सांस्कृतिक वातावरण मानव के विकास में किस प्रकार से सहयोग करता है, यह अध्ययन भी मानव भूगोल का प्रमुख विषय क्षेत्र है। इसके अलावा कालिक अनुक्रम, मानव ने अपना विकास किस प्रकार से किस कालक्रम के अनुसार किन परिस्थितियों में रहकर किया है, यह अध्ययन करना भी भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन,
मानव ने किस प्रकार से अपना समायोजन किया और किस प्रकार से प्रदेश विशेष का संगठन बनाया है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के साथ संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम पहले बिंदु जनसंख्या पर चर्चा करते हैं। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रारूप, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में जनसंख्या के अंतर्गत मानव जनसंख्या का किस स्थान पर वितरण है, कहाँ कहाँ वितरण है, किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या का वितरण कम या किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या का वितरण ज़्यादा क्यों है, इन प्रारूपों का अध्ययन जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। जनसमूहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उनका अध्ययन किया जाता है। प्रवास का तात्पर्य मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना होता है। तो जनसंख्या के अंतर्गत ही यह अध्ययन किया जाता है या जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि मानव किन परिस्थितियों में एक स्थान को छोड़कर जाता है और दूसरे स्थान की तरफ आता है। उसके लिए कौन से अपकर्षक और कौन से प्रतिकर्षक कारक है। अधिवास का तात्पर्य मानव के निवास स्थान या निवास के लिए बनाई हुई बस्तियों से है तथा उस मानव जो है उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना कैसी है, इन सभी बातों का अध्ययन विषय के रूप में जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन, खनिज का आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। मानव को सुचारू रूप से और अपने विकास को गति देते हुए जीवन जीने के लिए प्रदेश विशेष के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना होता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत यह अध्ययन भी किया जाता है कि जहाँ पर मानव का निवास है उस स्थान विशेष पर, उस प्रदेश विशेष में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है और उनका वितरण किस प्रकार से है। इन संसाधनों के वितरण के कारण मानव जो समूह है या मानव जनसंख्या का जो वितरण है वह किस प्रकार से प्रभावित होता है या मानव के क्रियाकलाप इन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। जैसे किसी स्थान विशेष पर मानव क्रियाकलापों में प्राथमिक व्यवसाय प्रधानता लिए होते हैं तो किसी स्थान विशेष पर तृतीयक, चतुर्थक या पंचमक क्रियाकलाप प्रभावी रहते हैं। इन सभी तत्वों का प्रभाव मानव पर किस प्रकार से पड़ता है, इन सभी का अध्ययन हम प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, जल है, वन है, खनिज है, यह मानव के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, इन सभी का अध्ययन हम प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत करते हैं। अगला बिंदु है सांस्कृतिक वातावरण। मानव के विकास में सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार से प्रभावी है या मानव के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए हैं या मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण जो भी भूदृश्य बने हुए दिखाई देते हैं वे सब मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख बिंदु है या मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किए जाते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण, अधिवास आदि सम्मिलित है। तो मानव के सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण में उसके आसपास के जीव जंतु या आसपास के वातावरण के साथ मानव ने अपना अनुकूलन किस तरह से किया है। अनुकूलन का तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि किसी भी वातावरण में रहने के लिए जब मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने आप को ढाल लेता है तो वह उसका अनुकूलन कहलाता है। तो वातावरण के साथ अनुकूलन करने के बाद मानव ने
किस प्रकार से अपने आसपास के भौतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीविका के साधन कैसे जुटाए हैं, परिवहन के साधन कैसे कौन कौन से हैं, किस स्थान विशेष पर किस प्रकार के परिवहन के साधन प्रमुख योगदान निभा रहे हैं। मानव के अधिवास निर्माण के लिए या मानव के रहने के लिए जो भवन निर्माण की सामग्री है वह कहाँ पर उपलब्ध है, या किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करके मानव किस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी बातों का अध्ययन सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत किया जाता है। अगला बिंदु आता है कालिक अनुकर्म। कालिक अनुकर्म के अंतर्गत मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं माने जाते हैं। मानव जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे प्रकृति के साथ उसके संबंध परिवर्तित होते गए हैं। जैसे प्रारंभ में मनुष्य है प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करता था, प्रकृति को देवता मानकर उसकी पूजा करता था, लेकिन धीरे धीरे यह संबंध बदलते गए, यह संबंध क्रियात्मक होने के कारण परिवर्तित होते रहे और मानव अपने विकास के साथ साथ प्रकृति पर विजय पाने की लालसा में प्रकृति का अत्यधिक दोहन करने लगा है। तो मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक व गत्यात्मक लोचपूर्ण होते जाते हैं मानव क्रियाकलाप। अगला बिंदु आता है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन में मानव भूगोलवेत्ता कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। वह तथ्य यह पता करते हैं कि भूगोल के अंतर्गत या मानव भूगोल के अंतर्गत भूगोलवेत्ताओं को किन बातों का अध्ययन करना होता है या किन किन तत्वों के कारण किसी विशेष स्थान का प्रादेशिक संगठन मजबूत होता है। भूगोलवेत्ताओं को केवल इतना ही मालूम या इतना ही अध्ययन नहीं करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार से वितरित है। भूगोलवेत्ता का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। उसे केवल इतना ही अध्ययन नहीं करना होता कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं या मानवीय क्रियाएं या मानव किस प्रकार से वितरित है, वरन यह भी जानना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। किसी स्थान विशेष पर अत्यधिक जनसंख्या क्यों है या किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या अति न्यून या विरल क्यों है। इन सब बातों का अध्ययन भी प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत मानव भूगोलवेत्ताओं को करना आवश्यक है। धरातल पर विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण उत्पन्न होती है या फिर मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न होती है। तो वह कौन सी क्रियाकलाप है, कौन से सा प्राकृतिक वातावरण है जिनके कारण यह विभिन्नताएं निर्मित होती है, इन सब बातों का अध्ययन भी करना आवश्यक है। मनुष्य ने अपने विकास के साथ साथ पृथ्वी पर अपनी क्रियाओं के माध्यम से एक विशेष छाप छोड़ दी है, एक विशेष छाप लगा दी है। तो इस छाप का या इस विशेष क्रियाओं का अध्ययन करना भी मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण किस प्रकार से है, उनका उपयोग तथा संरक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है, यह भी मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र माना जाता है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन में आगे हम देखते हैं मानव भूगोल के अध्ययन का एक दूसरा पक्ष है या मानव भूगोल का एक दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना होता है। जैसे असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। हम मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हुए यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि मानव जो वर्तमान में क्रियाकलाप कर रहा है उन क्रियाकलापों का प्रभाव प्रकृति पर किस प्रकार से हो रहा है, और यही क्रियाएं अगर इसी तरह से चलती रही तो आने वाले समय में मानव का भविष्य कैसा रहेगा। क्योंकि मानव के तीव्रतम विकास के कारण या असंतुलित विकास के कारण मानव के आसपास की प्रकृति जो है वह असंतुलित होती जा रही है। आज हम निरंतर वातावरण अवनयन व पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से
सामना कर रहे हैं। अतः वातावरण नियोजन या वातावरण संरक्षण भी मानव भूगोल के अध्ययन का एक अभिन्न अंग हो गया है या एक अभिन्न अंग है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के साथ क्या क्या संबंध है, यह अध्ययन करना भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आता है। अन्य प्रदेशों से संबंध में पृथ्वी पर मानव केवल अकेला जीवित प्राणी नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे जीवित प्राणी पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो पृथ्वी पर मानव अकेला नहीं है। पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से उसके आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध होते हैं। वह संबंध किस प्रकार से स्थापित होते हैं और किस प्रकार से मानव के विकास और मानव के वातावरण को प्रभावित करते हैं, इन सभी संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। सबसे पहले हम देखते हैं इस आधार पर जो प्रथम विचारधारा है नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा का अर्थ है या नियतिवाद का अर्थ है कि मानव प्रकृति का दास है और प्रकृति जो चाहे वही मानव कर सकता है। मानव प्रकृति के अधीन रहकर ही अपना विकास कर सकता है। यह विचारधारा मानव के आदिवासी काल में सबसे उत्तम थी। इस विचारधारा के अंतर्गत नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा में मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार किया गया है, अर्थात मानव से ज़्यादा शक्तिशाली उसके आसपास के वातावरण को माना गया है, जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। यह विचारधारा सर्वप्रथम या नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक मक्खली गोसाल को माना जाता है और यह मक्खली गोसाल जो है बौद्ध धर्म के भगवान बौद्ध या जैन धर्म के महावीर स्वामी के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने यह विचारधारा एक दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत दी थी। ये आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। फ्रेडरिक रेडजेल तथा उनकी शिष्य एलन सैंपल नियतिवाद की कट्टर समर्थक मानी जाती है। फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक या पिता भी कहा जाता है। अगली विचारधारा है मानव के प्रकृतिकरण या प्रकृति का मानवीयकरण के अंतर्गत संभववाद। फ्रांसीसी वैज्ञानिक या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लांस ने दी थी। तो इस आधार पर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लांस को संभववाद विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। संभववाद विचारधारा में प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं को या प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का मानव द्वारा अपने विकास व कल्याण के लिए उचित परिवर्तन करना, अर्थात वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। इस विचारधारा के अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रकृति जो है वह मानव को समय समय पर उसके विकास के अनेक अवसर प्रदान करती है और मानव जो है उन अवसरों में से अपने लिए किसी उचित अवसर का उपयोग अपने विकास के लिए कर सकता है। यह विचारधारा यह कहती है कि मानव प्रकृति का उपयोग करते हुए, मानव प्रकृति का उपयोग करके सब कुछ संभव बना सकता है। इस विचारधारा के कारण ही आज के आर्थिक युग में मानव अपने विकास के मार्ग में अग्रसर होकर प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। तीसरी विचारधारा जो है वह प्रथम विचारधारा निश्चयवाद और दूसरी विचारधारा संभववाद, इन दोनों विचारधाराओं के मध्य मार्ग का कार्य करती है। तीसरी विचारधारा है नव नियतिवाद, जिसे नव निश्चयवाद भी कहा जा सकता है। नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी इस विचारधारा में प्रकृति
और मानव दोनों के आपसी संबंधों पर सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया है। उन्होंने इस विचारधारा का नाम रुको और जाओ के नाम से भी दिया है। तो नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ का तात्पर्य है कि प्रकृति मानव को समय समय पर कुछ संकेतों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करती है कि कब उसको रुकना है, कब उसको जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना है, कब उनको सावधानी पूर्वक उनका उपयोग करना है और कब अपने विकास स्तर को तीव्रतम करना है। तो यह विचारधारा मानव और प्रकृति के आपसी सामंजस्य या सहयोग के ऊपर आधारित है, जो आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने में भी उपयोगी साबित होगी। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और समय समय पर जब अगर प्रकृति हमें लाल संकेतों के माध्यम से कोई भी बात कहना चाहे या लाल संकेत देती है, इसका अर्थ है कि रुकना है, हमें उन प्रकृति के अत्यधिक विदोहन को रोकना है और प्रकृति के रूपांतरण की जब प्रकृति अपने रूपांतरण की जब स्वीकृति प्रदान कर देती है तभी हमें अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ना है। तो नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद प्रकृति के साथ रहकर मानव के विकास पर बल देती है। आज के इस अध्याय में, आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। इस अध्याय की अगली वीडियो क्लास भाग 3 में हम जानेंगे मानव भूगोल का विकास या विकास क्रम कैसे हुआ, समय के गलियारों में रहकर मानव भूगोल ने किस प्रकार से अपना विकास किया। इसके साथ ही मानव कल्याण परक कुछ विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें कुछ क्रांतिकारी विचारधारा या कुछ क्रांतिकारी विचारधाराओं से असंतुष्टि के बाद जो नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई है, उन विचारधाराओं का अध्ययन हम मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र के भाग 3 में करेंगे।